स्तूप क्या होते हैं, स्तूपों के प्रकार बताते हुए भरहुत स्तूप की विशेषताएं बताएं। तो स्तूप अगर भारतीय स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्व है। स्तूपों से बहुत सारी जानकारी हमको ऐतिहासिक मिलती है। तो आइए देखते हैं स्तूप होते क्या हैं। इस प्रश्न के माध्यम से हम सर्वांगीण अध्ययन करेंगे। तो स्तूप एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे के समान अर्धवृत्ताकार संरचना है। इस संरचना के शीर्ष पर हर्मिका होती है, जहाँ पर बुद्ध या उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि शारीरिक ही हर जगह रखे जाएं, उनके जो द्वारा यूज़ किए गए सामग्रियां हैं वो रखे जा सकते हैं। उनसे संबंधित कोई अगर पुस्तक है वो रखी जा सकती है, मतलब कोई भी चीज़ जो उनसे जुड़ी हो, ठीक है। लेकिन मुख्यतः शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं। हर्मिका के मध्य में यष्टि लगी होती है, जिसके शीर्ष पर 3 छत्र श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक होते हैं। इसके अलावा स्तूप में प्रदक्षिणा पथ, वेदिका और तोरण द्वार होते हैं। आइए हम देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में पढ़ के। स्तूपा इज अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म लाइक एन इन्वर्टेड बाउल। एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर इज द हर्मिका वेयर द bodily remains of the Buddha or his disciples are kept. In the center of the Harmika there is a yasti, on the top of which 3 umbrellas are symbols of reverence, respect and generosity. Apart from this, the stupa has circumambulatory path, Vedika and pylon gates. आप इस स्ट्रक्चर को कई बार बना लीजिएगा, ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। ये देखिए स्तूप है जो अंडाकार आपको दिख रहा होगा। ये है स्तूप, ठीक है। क्या है? स्तूप है। ये तोरण द्वार लगे हुए हैं, चारों तरफ आप देखोगे तोरण द्वार लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? हर्मिका है। इस हर्मिका में ये क्या लगा हुआ है? छत्रक लगे हुए हैं, छत्र लगा हुआ है। तो हर्मिका क्या है? ये हर्मिका है। इसके ऊपर क्या लगा है? बीचों बीच छत्र लगा हुआ है, या फिर छत्रावलियां भी इसको कहते हैं। और ये क्या है? चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। इसी के चारों ओर लोग प्रदक्षिणा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं। ऐसा आपको मंदिर में भी दिखता होगा। तो ये स्तूप की संरचना होती है। स्तूप के चारों ओर ये इस संरचना को क्या कहते हैं? मेधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मेधि। और ये जो चारों तरफ घेरा लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? इस घेरे को वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री वॉल जिसको कहते हैं, तो स्तूप की जो बाउंड्री वॉल होती है उसको हम वेदिका कहते हैं। अक्सर जो स्तूप प्राप्त हुए हैं उसमें वेदिका अथवा तोरण द्वारों पर कहीं कहीं, जैसे अमरावती स्तूप में आप देखेंगे तो जो अंडाकार ये स्तूप है, इस पर भी चित्रण मिलता है, ठीक है। इस पे भी लेख या चित्रण मिलते हैं, जिससे बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। ये कहीं बलुआ पत्थर से, तो कहीं पर ये अगर हम अमरावती की बात करें तो वहाँ पे संगमरमर से भी बने हुए हैं। मुख्यतः हमें बात करनी है भरतु स्तूप की आज। तो स्तूप के प्रकार एक बार लिख लेंगे। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? तो शारीरिक, पारिभौगिक, उद्देशिका और संकल्पित, ये 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। बॉडी, जियोलॉजिकल, प्रियम्बल एंड डिटरमाइंड, ये 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक में बुद्ध व उनके शिष्यों के शारीरिक अंग जो अवशेष हैं। पारिभौगिक में बुद्ध या उनके अनुयायियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भौतिक वस्तुएं। उद्देशिका में बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्थलों पर जो निर्माण किए गए हैं, ठीक है, उनकी याद में। और चौथा है संकल्पित, अर्थात विशुद्ध रूप से पूजा के उद्देश्य से बनाए गए स्तूप। इनको श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया गया है, जैसे सारनाथ और सारनाथ और रुमंदेई। ये सभी क्या हैं? संकल्पित हैं। सारनाथ और रुमंदेई, इनको पूजा के उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है। तो बॉडी में बॉडी पार्ट्स ऑफ बुद्धा एंड हिज डिसिपल्स। जियोलॉजिकल में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स यूज बाय बुद्धा या और हिज डिसिपल्स। प्रियम्बल में बिल्डिंग्स ऑन साइट्स रिलेटेड टू द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। डिटरमाइंड में स्तूपा बिल्ट प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप, established by devotees.
सारनाथ एंड रोमनदेई आर एग्जाम्पल्स। अब भरूच स्तूप के बारे में पॉइंट वाइज इसी तरीके से लिखेंगे, नंबर मिलेंगे, ज़्यादा समय रहता नहीं है, पॉइंट में ही लिखना होता है। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। अशोक के समय इसका निर्माण हुआ, लेकिन शुंग काल में इसका काफ़ी विस्तार हुआ, अर्थात मौर्योत्तर काल में इसका काफ़ी विस्तार हुआ। पॉलिशदार लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। इसके रेलिंग पर कमल, पक्षी, लक्ष्मी, हाथी, मोर, हिरन की आकृति है। नीले बड़े शिलाखंड द्वार पर निर्मित किए गए हैं इसके, ठीक है। नीले, इसके द्वार पर नीले बड़े शिलाखंड मिलते हैं। ये स्तूप गैर अलंकृत ईंटों का बना है, जिसके चारों तरफ वेदिका और तोरण द्वार है, ठीक है। तो लोकेटेड इन सतना ऑफ मध्य प्रदेश, कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका एंड एक्सपेंशन इन द शुंगा पीरियड, इसका एक्सपेंशन शुंगा पीरियड में होता है। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पॉलिश्ड रेड सैंडस्टोन, इससे निर्मित है। लोटस, साइड, लक्ष्मी, एलिफेंट, ये साइड नहीं है, बर्ड इसको कर लीजिएगा, चलिए मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा, तो इसको बर्ड कर लेना है, ठीक है, साइड नहीं है, बर्ड है। लक्ष्मी, एलिफेंट, पीकॉक, डियर फिगर ऑन रेलिंग। इसके अलावा द स्तूपा इज मेड ऑफ नॉन ऑर्नामेंटेड ब्रिक्स विथ अल्टर एंड एन आर्चवे अराउंड इट। तो स्तूप गैर अलंकृत ईंटों का बना है, जिसके चारों तरफ वेदिका और तोरण द्वार हैं। तो ये आपके प्रश्न की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। स्तूप क्या होते हैं बता दिया, कितने प्रकार के होते हैं बता दिया, और भरहुत स्तूप की विशेषताएं बता दी। इस प्रकार स्तूपों के निर्माण ने बौद्ध स्थापत्य कला को न सिर्फ सुदृढ़ आधार दिया, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी भूमिका निभाई। मंदिर स्थापत्य की चालुक्य शैली व पल्लव शैली की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चालुक्य स्टाइल एंड पल्लवा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे मंदिर स्थापत्य क्या है, उसकी कितनी शैलियाँ हैं, ये आपको बताना है। चालुक्य शैली और पल्लव शैली मंदिर निर्माण की जो 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, इनमें किस शैली से संबंधित है ये बताना है। और चालुक्य शैली, पल्लव शैली में क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसका आपको व्याख्यान करना है, अंत में निष्कर्ष निकालना है। ये आपका पूरा ये खाका रहेगा आपके उत्तर का। तो सबसे पहले उत्तर में डेफिनेशन इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप बना करके लिख सकते हैं कि मंदिर निर्माण की शैलियाँ कौन कौन सी हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ऐसा ही बना दीजिएगा। और चालुक्य शैली ये बेसर शैली से संबंधित है, पल्लव शैली ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। यहीं पर आप इस तरीके से बना देंगे, आगे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। केवल चालुक्य शैली और पल्लव शैली का आपको जिक्र कर देना है। तो चालुक्य शैली, जो चालुक्य आर्किटेक्चरल स्टाइल थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, तो यह नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं से युक्त। बेसर शैली आपको पता है, बेसर शैली की जो संरचना होती है वो द्रविड़ जैसी होती है, लेकिन उसकी विशेषताएं जो होती हैं, गुणधर्म जो होते हैं, वो नागर की तरह होते हैं। इस तरह नागर और द्रविड़ का मिश्रण होती है बेसर शैली। इसका बेसर शैली में तो पहली बात लिख दी कि नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं से युक्त बेसर शैली है। इसमें चट्टानों को काटकर विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण किया गया है। चालुक्य काल की जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, इस वंश के मंदिरों का विकास ऐहोल से शुरू होता है, जबकि बादामी में इसका चरमोत्कर्ष देखा जाता है। ऐहोल वंश के मंदिरों में मेगुती जैन का मंदिर व लाड़खां का सूर्य मंदिर ये प्रसिद्ध है, जबकि बादामी के मंदिरों में खंभों वाला बारामदा, मेहराब युक्त कक्ष व गर्भगृह हैं। यहाँ भूतनाथ और मल्लिकार्जुन का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। तो ये सभी हो गई आपकी चालुक्य शैली की विशेषताएं। इट इज़ अ बेसर स्टाइल विथ फीचर्स ऑफ नागर एंड द्रविड़न स्टाइल। In this, temples with special structures have been built by cutting rocks. The development of temples of this dynasty starts from Aihole, while Badami climaxes. Among the temples of the Aihole dynasty, there is the temple of Meguti Jain and the Sun temple of Lard Khan. Whereas in the temples of Badami, there is a pillared
बरामदा, एन आर्च्ड चैम्बर एंड सैंक्टम, भूतनाथ, मल्लिकार्जुन टेम्पल्स आर फेमस हियर। आपको वीडियो में हिंदी वाले में थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ये कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, पीडीएफ सही से ओपन नहीं हो रही है आज, पता नहीं क्यों। इसको हम सही कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को जो मिलेगा उसमें ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। ये मैं जो चला रहा हूँ वो पीडीएफ नहीं है, बल्कि ये पीपीटी है, इसलिए पीपीटी में थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे सेटिंग में हमें। अब आपने चालुक्य की शैली का वर्णन पॉइंट में कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। पल्लव स्थापत्य शैली को इस तरीके से लिख सकते हैं कि पल्लव स्थापत्य शैली किससे संबंधित है, द्रविड़ स्थापत्य शैली से या अपने द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली से। इसका आपने पहले ही वर्णन कर लिया है, तो जिस चीज़ का पहले वर्णन कर लिया है उसको फिर से उसको वर्णित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत कम में आपको लिखना है, 125 शब्दों में या फिर 200 शब्दों में, तो दोहराव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है। तो पल्लव स्थापत्य शैली के बारे में सबसे पहले विकास क्रम देख लेंगे। सबसे पहले महेंद्र शैली, फिर मामल्ल शैली, फिर राजसिंह शैली, फिर नंदीवर्मन शैली। इसको इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि महेंद्र शैली, जिसको महेंद्र शैली, तो MMRN से आप हमेशा याद रखिएगा, MMRN, इस तरीके से आप रट लीजिएगा। तो सबसे पहले महेंद्र शैली या महेंद्रवर्मन शैली, फिर मामन शैली, फिर राजसिंह शैली और उसके बाद नंदीवर्मन शैली। तो ये 4 शैलियाँ, इन्हीं शैलियों में विकास हुआ। महेंद्र से शुरुआत हुई चट्टानों को काट करके, फिर रथ निर्माण की जो शैलियाँ आपके मामल्य में आई, उसके बाद राजसिंह शैली आई, थोड़ा ज़्यादा विकास हुआ, वास्तविक संरचना मंदिरों की देखी गई। नंदीवर्मन शैली में पूर्णतः विकास हुआ। उसके बाद चोलों के काल में जाकर के ये द्रविड़ निर्माण शैली अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है। तो महेंद्रवर्मन के समय वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ, रथों का, मंडपों का। नरसिंह वर्मन के समय रथ निर्माण प्रारंभ हुआ। तो मंडप निर्माण कब प्रारंभ हुआ? महेंद्रवर्मन के काल में। इसमें चट्टानों को जो है काट के, इस तरह से चट्टानों को काट करके मंदिरों का निर्माण हुआ, और इसमें क्या बनाया गया? मंडप बनाए गए। मंडप, जैसे कि आपको उदाहरण में बता दूं, ये मान लीजिए मंदिर है, ठीक, तो ये गर्भगृह है। गर्भगृह के सामने जो जहाँ खड़े होने का स्थान होता है, इसको मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडप। जहाँ पे अक्सर आप घंटियाँ बधी हुई देखते होंगे, अभी मंदिर वगैरह गए होंगे तो आपको पता होगा, तो ये मंडप होता है। तो द्रविड़ शैली हो चाहे नागर शैली हो या बेसर हो, यहाँ पे मंडपों का पाया जाना एक आम बात है। मंडप होते हैं मंदिरों में। तो उसी की बात हो रही है कि महेंद्रवर्मन के समय वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ। नरसिंह वर्मन के समय रथ निर्माण प्रारंभ हुआ। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ आदि हैं। राजसिंह शैली में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने के स्थान पर, अभी तक क्या होता था? चट्टानों को काटकर मंदिर बनाया जाता था। राजसिंह में ये बदलाव हुआ, अब पत्थर और ईंटों के मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। नंदीवर्मन शैली में संरचनात्मक मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। द्रविड़ शैली का आधार स्तंभ इसी को कहा जाता है। द्रविड़ शैली की जो वास्तविक संरचना है इसी समय दृष्टिगोचर होती है। निष्कर्षतः विभिन्न वंशों ने मंदिर स्थापत्य की कला को न सिर्फ निखारा बल्कि उसे विविधता भी प्रदान की। अब आपके मन में आ रहा होगा, तो इन कंक्लूजन डिफरेंट डायनेस्टीज नॉट ओनली रिफाइंड द आर्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बट आल्सो डाइवर्सिफाइड इट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें हमने द्रविड़ निर्माण शैली का जिक्र क्यों नहीं किया, बेसर निर्माण शैली का जिक्र क्यों नहीं किया, उसका उदाहरण क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर वो पूछा ही नहीं है। प्रश्न की डिमांड आपको पूरी करनी है। आपको 600 शब्दों का नहीं लिखना है, आपको मुख्य मुख्य चीज़ें चालुक्य पूछ लिया और आपसे चालुक्य पूछ लिया, पल्लव पूछ लिया। अब इसी पर आपको टिके रहना है, इन्हीं की विशेषताओं को बताना है, वो भी मुख्य मुख्य विशेषताएं। अब इस प्रश्न को ध्यान में पढ़िएगा। नागर शैली की संक्षेप में परिचय नागर शैली का देते हुए उसकी उपशैलियों का वर्णन करें। अब यहाँ पे प्रश्न का मतलब समझिएगा कि नागर शैली का संक्षेप में परिचय देना है, मतलब बहुत ही संक्षिप्त परिचय देना है। लोग करते क्या हैं कि
उत्तर लिखेंगे पूरा नागर शैली लिख डालेंगे और उपशैलियों का स्थान ही नहीं बचेगा, जबकि वर्णन किसका करना है, उपशैलियों का वर्णन करना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। टू द पॉइंट आंसर लिखने की कला तभी आएगी जब आप प्रश्न सही से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो नागर मंदिर स्थापत्य शैली, सबसे पहले परिचय देंगे, संक्षिप्त परिचय देंगे। नागर शैली क्या होती है, उसका विकास, कितने प्रकार की नागर शैलियाँ हैं, फिर उसकी उपशैलियों का वर्णन कर देना है। तो नागर मंदिर स्थापत्य शैली 5वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में विकसित शैली है। इस शैली में शिखर अपनी ऊंचाई के क्रम में क्रमशः पतला होता है। यहाँ पर छोटा सा आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी आप चाहें तो चूंकि ये चबूतरे बनता है इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। ये क्या है, नागर शैली के मंदिर हैं, इस तरीके की विशेषता। तो इसमें क्या होता है, शिखर क्या होता है, पतला होता जाता है ऊंचाई की तरफ, ठीक है, जाते हुए। ये गर्भगृह होता है, यहाँ मंडप होता है, यहाँ सीढ़ियाँ बनी होती हैं। ये क्या होता है, जगती, या इसको क्या कहेंगे, चबूतरा, चबूतरे पे मंदिर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ, चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। तो एक छोटा सा आप चाहेंगे तो इस तरीके से बना देंगे, जो आपका डिज़ाइन होगा छोटा सा बना देंगे परिचय के साथ। बड़ा नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, पेज कम होता है, जितना पेज है उसी में सब कुछ आना चाहिए, पूरा उत्तर आपका आना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रख के लिखना है। तो इस शैली में शिखर अपनी ऊंचाई के क्रम में क्रमशः पतला होता है। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित होता था, जिसे जगती कहते थे, जो हमने आपको बताया अभी। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक रेखी शिखर होता है, एक रेखी शिखर, यही, ठीक है, जो मंदिर के चबूतरे के ऊपर होता है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आमलक होता है, जिस पर कलश की स्थापना की जाती है। तो आप यहाँ पर परिचय के साथ मैंने आपको बताया इस तरह बनाना है, यहाँ पे आमलक बनाना है और यहाँ पर कलश इस तरह से रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, मंदिर आपका तैयार हो जाएगा बन के, ठीक, इस तरीके से। तो द नागरा टेम्पल architecture is a style developed in North India after the 5th century. In this style, the spire is progressively thinner in the order of its height. The temple was established on a high platform which was called Jagti. The sanctorum of the temple has a unilinear peak. The most important part of the summit is Amlak, on which कलश इज एस्टेब्लिश्ड। अब नागर शैली के अंतर्गत देश के पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में कई उपशैलियों का विकास हुआ। जिन जिन उपशैलियों का आपको वर्णन करना है उनका नाम लिख देना है। खजुराहो शैली, उड़ीसा शैली, सोलंकी शैली, ठीक है। तो अंडर द नागर स्टाइल मेनी सब स्टाइल डेवलप्ड इन द वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज आर खजुराहो स्टाइल, उड़ीसा स्टाइल एंड सोलंकी स्टाइल। अब इन्हीं का आपको वर्णन कर देना है, प्रश्नानुसार चलना है। खजुराहो शैली मध्य भारत में चंदेल शासकों द्वारा विकसित शैली है। मंदिर का निर्माण गुलाबी, ग्रेनाइट व बलुआ पत्थरों से हुआ है। मंदिर की बाहरी व भीतरी दीवारों पर बारीक नक्का। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको नागर शैली की विशेषताएं नहीं बतानी है, वो तो आपने परिचय दे दिया। यहाँ पर आपको खजुराहो शैली की जो उपशैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं केवल उनको लिखना है। अरुशिंग, शिखर के ऊपर मीनासुमा आकृति व अंतराल, गर्भगृह व बरामदे के बीच का जो गलियारा होता है, इस शैली की प्रमुख विशेषताएं थीं। मंदिर की दीवारों पर नक्काशियाँ कामुक शैली में की गई हैं। ओडिशा शैली की बात करें तो शैली का विकास 8वीं से 13वीं सदी तक हुआ है। बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में नक्काशी, किंतु भीतर दीवारें बिना नक्काशी के पाई जाती हैं। शिखर रेखा को देउल, गर्भगृह के बगल का विशाल हॉल जगमोहन, जगमोहन के बगल का नृत्य हॉल नट मंडप कहलाता है। द्रविड़ मंदिरों के समान परकोटे भी इसमें मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द्रविड़ मंदिरों के समान परकोटे भी यहाँ पर मिले हैं। तो सराउंडेड बाई वाज सिमिलर टू द्रविडियन टेम्पल्स। तो यहाँ भी आप जाएंगे तो ये भी जो मंदिर होते हैं वो चारों तरफ से घिरे होते हैं। हालांकि इनके प्रांगण में जलाशय नहीं होता है जिस तरीके से द्रविड़ मंदिरों में पाया जाता है। सोलंकी शैली, तो सोलंकी शासकों के संरक्षण में उत्तर पश्चिमी भारत, विशेषकर गुजरात, राजस्थान में इसका विकास हुआ। मंदिर की भीतरी व बाहरी दोनों दीवारें नक्काशी रहित हैं, उनमें नक्काशी नहीं पाई जाती। गर्भगृह के अंदर व बाहर दोनों तरफ
मंडप से ये जुड़ा हुआ है। बरामदे में सजावटी धनुषाकार द्वार हैं, तोरण द्वार हैं। कैसे? धनुषाकार। तोरण द्वार मतलब जो प्रवेश द्वार होते हैं, ठीक है। तो सजावटी और धनुषाकार तोरण द्वार, इस तरीके के द्वार मिलते हैं। मंदिर परिसर में जलकुंड या सूर्य कुंड की उपस्थिति यहाँ की मुख्य विशेषता है। जल कुंड की दीवारों पर छोटे छोटे मंदिर जिन पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है। तो ये सोलंकी शैली की विशेषताएं हैं। निष्कर्षतः नागर शैली ने जहाँ उत्तर व मध्य को नई मंदिर स्थापत्य शैली से नवाजा, वहीं द्रविड़ व बेसर शैलियों ने इसे उत्कृष्टता प्रदान की। इन कंक्लूजन, द नागर स्टाइल वेयर द नॉर्थ एंड द मिडिल वर अवार्डेड द न्यू टेम्पल आर्किटेक्चर while the Dravidian and Besar styles gave it excellence। तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रकला से आप क्या समझते हैं? अजंता की भित्ति चित्रकला का वर्णन करें। अब भित्ति चित्रकला से क्या समझते हैं, पहला पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट प्रश्न का हुआ कि अजंता की भित्ति चित्रकला का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भित्ति चित्रकला क्या होती है, भित्ति चित्रकला के कितने तरीके भारत में पाए, मतलब कौन कौन से भित्ति चित्रकला या कहाँ कहाँ भित्ति चित्रकला भारत में पाई जाती है, इसका वर्णन करना है। और मुख्यतः अजंता की भित्ति चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं उसका वर्णन करना है, कब कब इसका विकास हुआ, ये सब। ठीक, तो आइए देखते हैं। भित्ति चित्रकला के संदर्भ में गौर करें तो गुफाओं या भवनों की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें ही भित्ति चित्र कहते हैं। मतलब जो दीवारों पर बनाए जाते हैं चित्र, जैसे कि आपका भीमबेटका की गुफाओं पे जो चित्र बने हैं उसको भित्ति चित्र ही कहते हैं। इस कला में दीवारों पर चूना, गेरुआ आदि लगाकर उन पर चित्र बनाए जाते हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूरल पेंटिंग, द पेंटिंग्स मेड ऑन द वॉल्स ऑफ टापा केव्स or buildings are called mural paintings. In this art, paintings are made on the walls by applying chalk, ochre, etc. भारत में भित्ति चित्रकारी का इतिहास मुख्यतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं सदी तक है। भित्ति चित्रों की विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से प्रभावित है। भित्ति चित्रों के माध्यम से तो बौद्ध चित्रकला इतनी लोकप्रिय हुई कि मध्य एशिया के देशों की कलात्मक मान्यताओं में आमूलचूल परिवर्तन भी हुआ। इसका काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। और मध्य एशिया में जो पढ़ाई होती है उसमें एक मुख्य चैप्टर भी रहता है ये। तो द हिस्ट्री ऑफ म्यूरल पेंटिंग इन इंडिया इज मेनली फ्रॉम द 2nd century BC टू द 10th century। द थीम्स ऑफ द म्यूरल्स आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। तो through murals, Buddhist painting became so popular that there was a radical change in the artistic beliefs of the countries of Central Asia। काफ़ी प्रभाव वहाँ देखा गया। तो भित्ति चित्रकला बारे में हो गया। भित्ति चित्रकला कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी में, एलोरा गुफाओं में, कार्ले में, भाजा की गुफाओं में, उदयगिरी की और खंडगिरी जो उड़ीसा में गुफाएं हैं, सित्तन वासली गुफाओं में, ये मुख्यतः हैं। और जगह भी पाई जाती हैं लेकिन ये मुख्य गुफाएं यहाँ पे भित्ति चित्रकला पाई जाती है। अब आपको अजंता की भित्ति चित्रकला का वर्णन करना है। तो घोड़े की नाल की आकार में 29 गुफाएं चट्टानों को काट कर यहाँ बनाई गई। अजंता में अगर देखें तो बौद्धों ने चैत्य और विहार, बौद्ध की बात करें तो उसमें चैत्य और विहार दोनों शामिल हैं। अजंता की गुफाओं की दीवारों की छतों पर सबसे मशहूर चित्रकारी जातक कथाओं से है जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो द 29 caves in the shape of horseoe were carved out of rocks। अजंता में जो बुद्धिज्म है वो चैत्य विहार 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ अजंता केव्स आर ऑफ जातका टेल्स। इन गुफाओं में संख्या के अनुसार अलग अलग विषय मिलते हैं। जैसे संख्या 9 और 10 की मतलब गुफा संख्या 9 और 10 में चैत्य, गुफा संख्या 12, 13 और 15 में विहार, संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी, संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो मिलता है। इन गुफाओं में चित्रकारी के लिए चमकदार गुलाबी, भूरे, हरे ऐसे रंगों का प्रयोग किया गया है जिनकी चमक आज भी शेष है, आज भी दिखाई पड़ती है। निष्कर्षतः अजंता की भित्ति चित्रकला भारतीय कला का गौरवमय इतिहास को समेटे हुए है।
जो आज भी कलाकारों जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।